हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, आज हम अपनी सीरीज़ का सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बताएंगे। जब भी हम लोग पेमेंट करेंगे और जीएसटी के अंदर, तो वहाँ पे भी हमें इनपुट टैक्स मिलेगा। तो सबसे पहले हम बेसिक समझ रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज़ करने का मतलब क्या है और कहाँ से ये कंसेप्ट एमर्ज होती है टू यूटिलाइज द इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेसिकली जीएसटी इज़ ऑल्सो ए वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब है कि वैल्यू चेन में जितने भी लोग हैं वो पूरे अमाउंट पे टैक्स नहीं देते, बल्कि वो सिर्फ अपने अपने वैल्यू एडिशन पे टैक्स देते हैं। तो वैल्यू एडिशन पे टैक्स देने का मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिज्म दो हो सकते हैं। या तो ये कि मैं पूरी चेन पे कहीं पे भी टैक्स नहीं लगाऊं और जो लास्ट वाला कंज्यूमर मैं उससे पूरा का पूरा टैक्स रिकवर करूं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर आपका एक स्कैटर्ड क्लास है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारा मैकेनिज्म क्या है कि चेन के अंदर हर पर्सन जिस पे फाइनल बर्डन नहीं आ रहा है वो अपने अपने वैल्यू एडिशन का टैक्स पे करता है। और वो अपने वैल्यू एडिशन का टैक्स कैसे पे करता है कि वो अपनी फाइनल अमाउंट पे फुल टैक्स पे करता है और उस टैक्स को पेमेंट करने के लिए जो उसने अपने इनपुट पे टैक्स पे किया है उसको वो एडजस्ट कर लेता है। यानी कि जो मैं पेमेंट करती हूँ उसका कुछ हिस्सा तो मैं उससे पे करती हूँ जो मैंने अपने इनपुट पे टैक्स पे किया है। इनपुट वर्ड शायद प्रॉपर नहीं होगा यहाँ पे, मैंने अपने डिफरेंट इनपुट, अब इनपुट यहाँ पे 3 तरीके के हो सकते हैं। आपके इनपुट हो सकता है, कैपिटल गुड्स होता है और सर्विस हो सकती हैं, इनपुट सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको तीनों का क्रेडिट सीमलेसली मिलेगा। जो अर्लियर लॉज थे उसमें ये भी एक मेजर प्रॉब्लम थी कि जैसे अलग अलग एक्ट्स के अंदर ये तीनों के तीनों टैक्सेस लगते थे, तो कई बार इनका आपस में क्रॉस यूटिलाइजेशन इनपुट का नहीं मिलता था। जीएसटी में आपको तीनों का मिलेगा। तो यहाँ पे हर कोई अपने अपने वैल्यूएडिशन पे टैक्स पे करेगा, अपने अपने इनपुट्स पे, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स पे, कैपिटल गुड्स पे, सर्विसेज पे, जो उनके तीनों टैक्सेस हैं उनको यूटिलाइज करके। यहाँ पे टर्म इनपुट और इनपुट टैक्स में बहुत डिफरेंस है। इनपुट का मतलब सिर्फ इनपुट से है, विच इज़ अदर देन कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज। लेकिन इनपुट टैक्स का मतलब है हमारे सारे CGST, SGST और IGST, चाहे वो हमने किसी भी तरह के इनपुट्स पे दिए हों, चाहे हमने सर्विसेज पे दिए हों, चाहे हमने कैपिटल गुड्स पे किए हों। तो ये हमारा बेसिक था। एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे इमर्ज हो रहा है और वैल्यू एडिशन पे मतलब वैल्यू एडिड टैक्स GST क्यों है। वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब है जैसे आपका एक मैन्युफैक्चरर है, उसने 100 रुपीज़ के सेल्स प्राइस पे गुड्स सेल की और 18 रुपीज़ उसका टैक्स था। अब जब बी ने इसको जो परचेज़ किया है उसने बेसिकली 2 चीज़ों के लिए पैसे दिए हैं। उसने 100 रुपीज़ दिए हैं गुड्स के लिए और 18 रुपीज़ उसने अपने इनपुट का टैक्स दिया है। जब वो उसको सेल करेगा, लेट्स से 140 रुपीज़ में सेल कर रहा है, तो उस पर उसका GST लग रहा है 25 रुपये 20 पैसे। तो अब वो इस 25 रुपीज़ को पे कैसे करेगा। मतलब वैल्यू एडिशन वाला फीचर कहाँ से एमर्ज हो रहा है इस मैकेनिज्म में कि ये जो 25 रुपीज़ का वो पेमेंट करेगा, ये पेमेंट वो 18 रुपीज़ यूटिलाइज करके जो उसने इनपुट पे दिए थे, अपने परचेज प्राइसेस पे दिए थे, उनको यूटिलाइज करेगा और बैलेंस वो कैश देगा। तो अल्टीमेटली जो उसकी पॉकेट से कैश गया वो सिर्फ 40 रुपये पे जो उसने वैल्यू एडिट की उसका जो टैक्स था वो उसने एक्स्ट्रा दिया। बाकी उसने जो टैक्स पे किया वो अपना क्रेडिट एडजस्ट करके दिया। लेकिन यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है कि ये जो पेमेंट है पूरा वो उसने अपनी पॉकेट से नहीं किया, अल्टीमेटली उसने भी अपने बायर से रिकवर करके किया है। इसका जो फाइनल बर्डन होगा वो हमेशा कंज्यूमर पे ही होगा। ऐसे सी एक और ट्रेडर है, लेट सपोज 140 में उसने परचेज़ किया बी से, तो A140 उसने गुड्स के लिए दिए या अपनी इनपुट्स के लिए, अपनी इनपुट सप्लाई के लिए दिए, और जो बाकी 25 रुपये हैं उसने टैक्स के लिए दिए। अब वो जब पे करेगा, लेट से वो 200 रुपीज़ का सेल कर रहा है, तो वो उसका 36 रुपीज़ टैक्स आया। वो जो उसको पे करेगा तो 20 रुपीज़ 25 रुपीज़ जो उसने पे किए हैं वो एडजस्ट करेगा, सिर्फ 11 रुपीज़ वो कैश देगा। कैश से मतलब यहाँ पे आप कैश लेजर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नाउ इफ़ डी इज़ अ कंज्यूमर, अब मान लेते हैं कि चेन में लास्ट जो है वो डी है और वो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, वो ITC यूटिलाइज़ नहीं कर सकता। यहाँ पे कंज्यूमर कभी भी ITC यूटिलाइज़ नहीं करेगा। तो उसने इस पर टैक्स पे किया 36 रुपये और उसको जो टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 236 रुपये। अब गवर्नमेंट को रिकवर ये 36 रुपीज़ हुए इस पूरी की पूरी वैलिडेशन की चेन में। लेकिन वो उनको मिले किस तरीके से कि उन्होंने 18 रुपये इससे लिए, 7 रुपये 20 पैसे इससे लिए और 11 रुपये इनसे लिए। तो ये होता है बेसिकली कि हम लोग क्यों इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज इट्स अ वैल्यू एडिड टैक्स। नाउ करंट स्कीम्स के अंदर कुछ इश्यूज थे, जैसे CST का आपको क्रेडिट नहीं मिलता था मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स को सर्विस टैक्स का, एक्साइज का नहीं मिलता था। एक्साइज के केस में अनलेस अंटिल यू आर ए फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज डीलर एज अ रजिस्टर्ड हैं आप, तो ये आप क्रेडिट पास ऑन कर सकते थे आगे, वरना नहीं कर सकते थे।
सर्विस प्रोवाइडर को वैट का ATC नहीं मिलता था। और जैसे आप मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरर के केस में आपको डबल टैक्स लगता था, क्योंकि आपको 2 टैक्स पे करने पड़ते थे। आपको पहले मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स पे करना पड़ता था, दैट वाज एक्साइज ड्यूटी, और फिर आपको उसको इंक्लूड करके उसको VAT भी पे करना पड़ता था एट द टाइम ऑफ सेल। तो उस तरह के जो कास्केडिंग इफेक्ट्स हैं वो हमारे GST आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। अब मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने का मैनर क्या होगा? सेक्शन 16 to 22 ऑफ मॉडल GST लॉ कवर दीज प्रोविजंस। तो सेक्शन 16 सबसे पहले कहता है कि मुझे जो यूटिलाइज करना है टैक्स, मुझे किस तरीके से अवेल करना है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो मुझे ऐसे अवेल करना है कि सबसे पहले तो जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है सेक्शन 44 ऑफ मॉडल GST लॉ का, उस मैनर में मुझे यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे मैंने ब्रीफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि सेक्शन 44 क्या कहता है। सेक्शन 44 बताता है कि आपके 2 लेजर मेंटेन होंगे, एक आपका कैश लेजर है और दूसरा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर है। कैश लेजर से मैं किस किस चीज़ का पेमेंट कर सकती हूँ? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर से मैं किस चीज़ का पेमेंट कर सकती हूँ? सिर्फ टैक्स का, सिर्फ आउटपुट टैक्स पेबल। यानी कि मेरा जो ITC का क्रेडिट है, जो मेरे इनपुट टैक्स का क्रेडिट है, वो सिर्फ टैक्स की ही अमाउंट पे करने के लिए यूटिलाइज होगा। लेकिन कैश का जो लेजर है वो इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस किसी भी चीज़ के लिए यूटिलाइज हो सकता है। यहाँ पे डेट ऑफ डिपॉजिट क्या मानी जाएगी? जिस दिन आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो गया उनके बैंक अकाउंट में, तो वो आपकी यहाँ पे उसी दिन आपके मतलब कैश लेजर में वो शो हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आप जब सेल्फ असेस करोगे, अगर आप रिटर्न वाली प्रोसीजर देखेंगे तो प्रोसीजर क्या है कि मुझे GSTR2 में मैं खुद असेस करती हूँ अपने ITC को। तो जब आप उसको सेल्फ असेस कर लोगे तो आपको वो आपके क्रेडिट लेजर के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो दैट वाज द बेसिक प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44। साथ में सेक्शन 44 आपको सीक्वेंस भी बताता है कि कौन सा टैक्स किस किस से यूटिलाइज हो सकता है। तो सबसे पहले मेरा IGST यूटिलाइज होगा सबसे पहले IGST के साथ, फिर CGST के साथ और फिर SGST के साथ। CGST यूटिलाइज होगा सबसे पहले खुद से यानी CGST के साथ और फिर IGST के साथ। SGST भी यूटिलाइज होगा सबसे पहले खुद से यानी कि SGST के साथ और फिर IGST के साथ। यहाँ पे हमें याद रखना है कि हमारा CGST और SGST कभी भी आपस में क्रॉस यूटिलाइज नहीं होंगे। और ये जो मैं यूटिलाइजेशन की बात कर रही हूँ CGST और SGST की, ये स्टेट स्पेसिफिक है। IGST विल बी यूनिवर्सल, लेकिन जो मेरे ये वाले 2 टैक्सेस हैं ये दोनों स्टेट स्पेसिफिक होंगे। एक स्टेट का टैक्स मैं दूसरे स्टेट के टैक्स से एडजस्ट नहीं कर सकती। अब ITC को अवेल करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, अलग अलग सेक्शंस में डिफाइन की गई हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी बेसिक कंडीशन क्या है। आपको ITC अवेलेबल होने के बाद मतलब आप ये श्योर हो गए कि हाँ मुझे ITC तो इन प्रोडक्ट्स का मिल सकता है, इन सप्लाईज़ का मिल सकता है। जैसे कुछ सप्लाईज़ क्या हैं, उनकी सप्लाई की ITC पे ही रिस्ट्रिक्शन है तो वो आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको ITC अगर मिल रहा है अदरवाइज लॉ के अंदर, तो उसके लिए कुछ बेसिक कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। वो बेसिक कंडीशंस यहाँ पे इन्यूमरेट की हैं हमने। सबसे पहले आपका जो टैक्स इनवॉइस है या डेबिट नोट, देयर आर 2 डॉक्यूमेंट्स जो हो सकते हैं। आपका टैक्स इनवॉइस हो सकता है या फिर एक्चुअली डेबिट नोट को आप रिवाइज्ड इनवॉइस भी बोल सकते हो या इसको आप एडिशनल इनवॉइस बोल सकते हो। तो यहाँ पे एडिशनल इनवॉइस की जगह जैसे मान लीजिए आपको सप्लाई की अमाउंट बढ़ानी थी, आपसे कम हो गया, तो आप डेबिट नोट इशू करेंगे। तो वो आपको चाहिए। बिना डेबिट नोट के या बिना टैक्स इनवॉइस के आपको ITC के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर गुड्स और सर्विसेज जिनके लिए आप क्रेडिट ले रहे हो वो आपको रिसीव हो गई हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी हार्डशिप क्या है, जो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविज़न है उसमें मुझे टैक्स एडवांस पे करना है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन में यहाँ पे रिसीव होने के बाद गुड्स या सर्विसेज को तभी कर सकती हूँ। फिर आपने जो टैक्स चार्ज किया है दैट इज़ एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर, और सप्लायर ने उसको पे किया या तो कैश में और थ्रू यूटिलाइजिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट सप्लाई। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करके वो पेमेंट करेगा, वो एडमिसिबल है या नहीं ये फ्यूचर में आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर उसका क्रेडिट इनएडमिसिबल प्रूफ हो जाता है थ्रू एनी नोटिस और एनी प्रोसीडिंग ऑफ द डिपार्टमेंट, तो फिर आपने जो उसने जो आपको पास ऑन किया है क्रेडिट वो भी प्रॉब्लम में आ सकता है। हो सकता है कि आपको भी नोटिस आए फ्यूचर में। द रिसिपिएंट हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 34, और ये सारे के सारे प्रोविजन आर अंडर द सेक्शन 36 विच इज़ द सेक्शन फॉर मैचिंग। तो जब आप मैचिंग करेंगे तो आपको खुद भी अपनी रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। तो नेचुरली आप ये कह सकते हो कि दोनों को ही रिटर्न फाइल करना यहाँ पे कंपलसरी है, सप्लायर को भी और रिसिपिएंट को।
अगर नेक्स्ट प्रोविज़न है हमारा कि अच्छा, आपने अगर इनकम टैक्स में आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो तो यहाँ पे एक छोटी सी टास्क हो सकती है कि कहीं पे आपको क्रेडिट अवेल करना बेनिफिशियल होगा और कहीं पे हो सकता है कि आपको उस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लेना ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ऑल दो क्रेडिट आपको क्योंकि 100% मिल रहा है और डेप्रिसिएशन आपको जनरली 100% मिलता नहीं है। आईटीसी के अंदर सिर्फ टेली कम्युनिकेशन टावर्स को छोड़ के और बैंकिंग कंपनीज को छोड़ के जनरली आपको जो क्रेडिट है वो फ्री फ्लो में मिलेगा, 100% मिल जाएगा जैसे आपने परचेज की और आपने उनको रिसीव कर लिया। तो यहाँ पे मोर बेनिफिशियल शायद यही होगा, बट स्टिल ये केस टू केस डिफर हो सकता है। तो अगर आपने वहाँ पे डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए टैक्स की अमाउंट को ऐड किया है कैपिटल गुड्स की अमाउंट के अंदर, लेट्स सपोज आपने मशीनरी परचेज की 1 लाख की और टैक्स पे किया 18,000, अब अगर आप डेप्रिसिएशन 1,18,000 पे क्लेम कर रहे हो तो उसका आपको क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। साथ में आपने अगर कुछ आपसे स्किप हो गया है तो आप अपने डेटा को सितंबर की रिटर्न फाइल करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। तो सितंबर की रिटर्न फाइल करने के बाद आपको अब क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, यानी कि कोई क्रेडिट अगर आपका पेंडिंग है तो आपको सितंबर तक क्लेम करना है। अगर आप सितंबर तक क्लेम नहीं करते अप टू द 31 मार्च, जो मेरा मार्च तक का क्रेडिट था वो उस ईयर के सितंबर तक मुझे क्लेम कर लेना है, वरना आपको नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट मेरा सेक्शन 17 कवर करता है जहाँ पे क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा या फिर पार्शियली मिलेगा। पार्शियली मुझे कब मिलेगा क्रेडिट? व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस। मतलब मैंने पार्टली उनको बिजनेस के लिए यूज़ किया और पार्टली किसी और काम के लिए यूज़ किया, तो हमें अपोर्शनड क्रेडिट मिलेगा। मतलब उसको एट्रीब्यूट करेंगे, प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब होंगे किस तरीके से अपोर्शन निकालना है, वो गवर्नमेंट अभी नोटिफाई करेगी। देन अगर मैंने उसको एग्जेम्प्टेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों के लिए सेम इनपुट को यूज़ किया है तो वहाँ पे भी हमें सेम उसको अपोर्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेरी टैक्सेबल सप्लाई है दे विल इंक्लूड जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई भी मेरी टैक्सेबल सप्लाई है और जो मेरी रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई है वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड होगा। यानी कि रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई पे सप्लायर को क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि उसने टैक्स भी नहीं पे किया एक्चुअली। तो यहाँ पे भी मुझे अपोर्शन मिलेगा इस केस में भी। व्हेन टैक्स पेयर इज अ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उनको एक ऑप्शन दिया है कि या तो आप पूरा अच्छे से मेंटेन कर लो अपने इनपुट के डेटा और उसमें एग्जेम्प्टेड का छोड़ दो, मतलब प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करके, और टैक्सेबल का ले लो, या फिर आप नहीं करना चाहते हो इतने बड़ी टास्क तो आप 50% एवरी मंथ क्लेम कर लो अपने पूरे एलिजिबल क्रेडिट का। और ये ऑप्शन आप साल में एक बार ही एक्सरसाइज कर सकते हो, दोबारा आप इसको साल के बीच में चेंज नहीं कर सकते, साल खत्म होने का आपको वेट करना पड़ेगा। ये पूरा सेक्शन 17 में कवर थे प्रोविजन। अब यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मुझे क्रेडिट तो मिलेगा, लेकिन क्रेडिट मुझे तभी मिलेगा अगर मैंने स्पेसिफाइड या सेम कैटेगरी ऑफ आउटपुट सप्लाई में कर रही हूँ। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्रेडिट हैं जो मुझे सेम आउटपुट सप्लाई करने पे मिलेंगे। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो इसका लॉजिक समझने के लिए कि कुछ ऐसी सप्लाई हैं जिसके लिए लॉ मान रहा है कि वो उसके लिए आप ही अल्टीमेट कंज्यूमर हो, वो आप अपनी आउटपुट सप्लाई के लिए एज इनपुट यूज़ नहीं कर रहे हो, एक्चुअली में आप ही उसके अल्टीमेट कंज्यूमर। जैसे मोटर व्हीकल है तो आप लेट्स से कि आप कुछ और काम कर रहे हो, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उनका कहना है कि मोटर व्हीकल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर इनपुट। आप प्रोड्यूस करने में उसका यूज़ नहीं कर रहे, आप अपने कन्वेंस के लिए, अपने आने जाने के लिए उसको यूज़ कर रहे हो। तो एक बार आपको राशनल समझ आ गया तो आपको लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। तो जो मुझे मोटर व्हीकल या बाकी कन्वेंस है, अब यहाँ पे मोटर व्हीकल से मतलब सिर्फ कार से नहीं, आपके ट्रक्स भी हो सकते हैं, अदर कन्वेंस से मतलब आपके शिप्स भी हो सकते हैं, प्लेन्स भी हो सकते हैं। ऑल्दो एक बिजनेस हाउस के पास जनरली उस तरह के व्हीकल्स नहीं होते। तो यहाँ पे मोटर व्हीकल या कोई भी कन्वेंस, आपको उसका क्रेडिट सिर्फ उस केस में मिलेगा व्हेन दे आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग आउटपुट सप्लाई। जब आप इनमें से कोई एक आउटपुट सप्लाई कर रहे हो, ये आउटपुट सप्लाई वाली कंडीशन सिर्फ इन 3 चीज़ों के लिए है, या फिर आप उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज़ कर रहे हो। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की आपको कोई आउटपुट सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, आप अपनी गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए यूज़ कर रहे हो, क्रेडिट आपको मोटर व्हीकल का मिल जाएगा। लेकिन अदरवाइज इन 3 कंडीशंस के लिए आपको तभी क्रेडिट मिलेगा जब आप आउटपुट सप्लाई कर रहे हो, यानी कि आप दूसरों के लिए भी सप्लाई कर रहे हो, उसको सिर्फ सेल्फ के लिए नहीं कर रहे हो। जैसे फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स और कन्वेंस, यानी कि मैं मोटर व्हीकल खरीद के मोटर व्हीकल ही सेल करती हूँ, ठीक है, जैसे पुराने मोटर व्हीकल खरीद के मैं उनको रिफर्बिश करके सेल करती हूँ, तो आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा बिकॉज आपके लिए फिर वो एज ए इनपुट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर मेरा बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का है तो भी मुझे वो अवेलेबल हो जाएगा। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग और फ्लाइंग नेविगेटिंग स्किल्स, अगर मैं ट्रेनिंग करती हूँ, मैं ड्राइविंग सिखाती हूँ या फ्लाइंग नेविगेशन सिखाती हूँ, तो भी मुझे उसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। देन क्रेडिट फॉर इनपुट
सप्लाई ऑफ, ये वो सप्लाईज हैं जिनका आपको तभी क्रेडिट मिलेगा जब आप सेम कैटेगरी की आउटपुट सप्लाई कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आपको फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, इनका आपको इनपुट क्रेडिट सिर्फ तभी मिलेगा अगर आप सेम कैटेगरी की ही आउटपुट सप्लाई कर रहे हो। यानी कि अगर आप अपने स्टाफ के लिए फूड एंड बेवरेजेस का अरेंजमेंट कर रहे हो, या आपने लेट सपोज कोई आउटडोर कैटरिंग अपने स्टाफ के लिए, अपनी कंपनी के लोगों के लिए, क्लाइंट्स के लिए भी आपने कोई इवेंट किया, उसमें आपने कुछ आउटडोर कैटरिंग का यूज़ किया, तो आपकी इनपुट सर्विस आउटडोर कैटरिंग है लेकिन आपकी आउटपुट सर्विस आउटडोर कैटरिंग नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इसमें आपकी मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर, इसका क्रेडिट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो आप ये नोट करके रख सकते हैं कि ये एक ऐसी सप्लाई है जिसका आपको इनपुट सप्लाई का कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, चाहे आपकी आउटपुट सप्लाई कुछ भी हो। तो ये थोड़ा सा एक हार्डशिप है, लेकिन आप ये देख भी सकते हैं कि जनरली किसी आउटपुट में यूज़ होने वाली इनपुट सप्लाई है भी नहीं, है ना, हेल्थ और फिटनेस सेंटर की। बट जिन लोगों का प्रोफेशन लेट सपोज मॉडलिंग है, या जो लोग उसी तरह के प्रोफेशन में हैं, उनके लिए एक इनपुट सप्लाई ये हो भी सकती थी, बट लॉ ने उसको कंसिडर नहीं किया है और इसका क्रेडिट आपको नहीं अवेलेबल कराया है। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग इनपुट्स, रेंट ए कैब, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस बीइंग इन फोर्स। इन तीनों केसेस में आपको क्रेडिट सिर्फ तभी मिलेगा, ये आउटपुट सप्लाई पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि आप जो ये प्रोवाइड करा रहे हो, लेट सपोज अपने एम्प्लॉइज़ को ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, तो क्या ये कोई गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था या कोई गवर्नमेंट की साइड से आपको ऑब्लिगेटरी था एज एन एम्प्लॉयर कि यू विल हैव टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज, आपको अपने कर्मचारियों के अवेलेबल कराना ही पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था और आप पे ऑब्लिगेटरी था तो आपको क्रेडिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर ट्रेवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज, ट्रेवल बेनिफिट्स का आपको आईटीसी मिलेगा, लेकिन अगर जब आपने उसको ट्रेवल बेनिफिट्स दिया आपका एम्प्लॉय लीव पे था तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी कि तब वो उसकी एक पर्सनल कंजम्पशन हो गई। अगर वो लीव पे है तो अगर वो ऑफिस के काम से ट्रैवल कर रहा है, उस वक्त आपने उसको जितने भी बेनिफिट्स दिए हैं ट्रैवल बेनिफिट्स, वो सारे के सारे उसको आपको आईटीसी अवेलेबल होगा, सिर्फ लीव के केस में नहीं होगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में व्हेन नॉट यूज्ड फॉर आउटपुट सर्विसेज ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आपकी आउटपुट सर्विस नहीं है, तो आप अगर मूवेबल गुड्स बना रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आपको क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि मूवेबल गुड्स पे जीएसटी है। लेकिन अगर आप प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हो, इवन इफ इट इज़ इमूवेबल, अब आप ये समझ सकते हो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपको जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी है तो भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इनपुट सर्विस का, ठीक है। अब अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई और बना रहे हो प्लांट एंड मशीनरी के अलावा, तो आपको अपनी इनपुट सर्विसेज का जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की हैं उनका आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर आप फाइनल ऑनर हो, यानी कि आपकी आउटपुट सर्विस आपकी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हो विच इज़ नॉट प्लांट एंड मशीनरी, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, बाकी केसेस में मिल जाएगा। जब गुड्स और सर्विसेज अगर अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो खुद कंस्ट्रक्शन कराने में भी अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो आपने जो गुड्स और सर्विसेज यूज़ की सेल्फ की इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इट्स वेरी मच क्लियर कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का फाइनली ऑनर होने वाला है उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, चाहे वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करा रहा है, चाहे वो अपने आप कंस्ट्रक्शन करा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वो प्रोविजंस देखते हैं जिन पे हमें क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, और अगर आपने अवेल कर लिया है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट छोटी सी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हम लोग सेक्शन 8 में जब एंटर कर रहे हैं तब हमें कौन कौन से क्रेडिट मिलेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब हम यहाँ पे देखिए, जिस सप्लाई पे आपने सेक्शन 9 में टैक्स पे किया है उस पर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कंपोजिशन डीलर को नहीं मिलता है। देन आपने अगर कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ की, उन पे आपको नहीं मिलेगा। द गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, उन पे भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक ये थोड़ा सा हार्डशिप वाला प्रोविजन है, अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 67, 89 एंड 90। सेक्शन 67 है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, जहाँ पे फ्रॉड का केस है, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट वाला केस है। 89 है आपका डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट, मतलब जहाँ पे आपकी सीज हो गई है, डिटेंट हो गई है गुड। और 90 आपका कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स वाला। तो इन केसेस में आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा बाद में, लेकिन आपको उस टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा।
इनपुट टैक्स क्रेडिट अब ये प्रोविज़न हमारा कवर कर रहा है कि जहाँ पे मैं लॉ के अंदर एंटर कर रही हूँ, लॉ में एंट्री के टाइम पे मेरा कुछ क्रेडिट एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले से ही इनपुट्स तो लेने लग गई हूँ। तो जब आप एक्यूमुलेट हुआ क्रेडिट आपको लॉ में यानी कि सेक्शन 8 में या आपके सेक्शन 5 में एंटर करते वक्त क्या आपको अवेलेबल होगा। अगर आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आए हो, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन मतलब शेड्यूल 5 में जैसे मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई थी या मैंने इंटरेस्ट डेट सप्लाई कर दी थी, तो मुझे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना, तो आपको सिर्फ इनपुट्स का क्रेडिट मिलेगा, आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आई हूँ तो भी सेम है, आपको अवेलेबल होगा क्रेडिट ओनली ऑन इनपुट्स, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। अगर मैं 9 to 8 आई हूँ, सेक्शन 9 to 8 मतलब मैं कंपोजिशन डीलर से सिंपल नॉर्मल लेवी में आ गई हूँ, तो नॉर्मल लेवी में कैसे आ सकती हूँ। लेट्स सपोज आपकी टर्नओवर इंक्रीज हो गई, टर्नओवर आपकी क्रॉस कर गई थ्रेशोल्ड को, या आपकी इंटरेस्ट रेट सप्लाईज हो गई हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इनपुट का तो मिलेगा ही, साथ में जो आपके कैपिटल गुड्स हैं उनका भी मिलेगा। उसमें एक परसेंटेज बेसिस पे जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी वो आपको बस रिड्यूस करना होगा। अगर आप एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल सप्लाई में कन्वर्ट हुए हैं तो भी आपको सेम बेसिस पे मिलेगा, जैसे कि आपको कंपोजिशन से नॉर्मल में आने पे मिल रहा था, इनपुट्स का भी मिलेगा और कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा और उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। इन ऑल ऑफ अबव कंडीशन, यानी कि इन सारे ही केसेस में अगर आपके जो इन्वॉइसेस हैं वो 1 साल से ज़्यादा पुराने हैं तो आपको उस इन्वॉइस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आपका ट्रांसफ़र और रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, कहाँ पे मेरा शिफ्ट हो जाएगा क्रेडिट, जैसे एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी में, और कहाँ पे आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपको चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब आप एक एज अ गोइंग कंसर्न आप एक कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में जा रहे हो बाय रीजन ऑफ सेल, मर्जर और डिमर्जर, अमलगमेशन और वटेवर, तो आपको जो आपका क्रेडिट है आपके ट्रांसफर की बुक्स में, वो आपके जो ट्रांसफर है, आपके जो ट्रांसफर की बुक्स में जो क्रेडिट है सॉरी, वो आपकी ट्रांसफर को शिफ्ट हो जाएगा एज इट इज़। लेकिन कंडीशन ये है कि आप सारे ऑब्लिगेशंस उसके ले रहे हो। फिर अगर आप 8 to 9 जा रहे हो, लेकिन ऊपर हमने डिस्कस किया था 9 to 8, अगर आप 8 to 9 जा रहे हो तो जितना भी आपके अकाउंट में क्रेडिट था वो सारा का सारा आपको रिवर्स करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको बाय वे ऑफ डेबिट इन इलेक्ट्रॉनिक और कैश लेजर आपको जितना भी क्रेडिट बचा हुआ है यू विल हैव टू रिवर्स इट। और अगर आपका जैसे जो इनपुट है ये कैपिटल गुड्स हैं, अगर वैसा कोई आपका क्रेडिट बचा हुआ है तो आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा। जब आप आपकी गुड्स एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट हो गई हैं, जैसे हमने ऊपर केस पढ़ा था एग्जेम्प्ट टू टैक्सेबल, तो यहाँ पे अगर आपकी टैक्सेबल गुड्स एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ गई हैं तो भी आपको जो आपके कैश लेजर में और आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में, क्रेडिट लेजर में जितना भी अमाउंट है वो आपको पे करनी पड़ेगी। जो भी आपकी इनपुट टैक्स आपके इनपुट स्टॉक पे, मतलब ओपनिंग स्टॉक पे उस डेट के सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स वाले स्टॉक पे या कैपिटल गुड्स पे थी, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपने सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी, अब आपने वो कैपिटल गुड्स या वो प्लांट एंड मशीनरी जो आपने जिस पे क्रेडिट अवेल किया था आप उसको सप्लाई कर रहे हो, तो आपको इक्वल टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन ऑन द प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय द परसेंटेज पॉइंट्स, मतलब जितना मैंने क्रेडिट लिया था गवर्नमेंट एक परसेंटेज पॉइंट्स डिसाइड करेगी, उतना आपको रिड्यूस करके वो, या सेक्शन 15 में जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पर टैक्स विच एवर इज हायर, दोनों में से वो आपको यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा। You will have to pay it. So these were the basic provisions of input tax credit. Thanks for watching this video. एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज कराऊँ अगर, तो आपको कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पे कि आपको क्रेडिट मिल नहीं रहा है, कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे वो आउटपुट सप्लाई आप सेम कर रहे हो तब मिल रहा है, या किसी एक कैटेगरी फिक्स है, और कहीं पे है कि आपको रिवर्स करना पड़ रहा है। तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, तो मतलब हो सकता है कि एक बार में पूरा समझ में आने में थोड़ा सा दिक्कत हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दीज वर द प्रोविजंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। साथ में हमने जो अपनी फर्स्ट वीडियो की थी उसके साथ में उसकी जितनी भी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स थी सबकी हम लोग एक एक एक्स्ट्रा वीडियो और भी पब्लिश करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आप चाहते हो कि आपकी जैसे हम कोई नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बटन है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं, जैसे आप कभी ड्राइव कर रहे हो तो आप वीडियो नहीं देख सकते, बट हमने अपनी सारे वीडियोज़ की ऑडियो फाइल्स भी अपनी साइट पे सेपरेटली अपलोड की हैं। उन फाइल्स का लिंक हर कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे है, तो आप वहाँ से क्लिक करके हमारी साइट पे जाके उसको आप सुन सकते हो। तो जैसे आप कभी ड्राइव कर रहे हो, आपको लगता है कि आप देख नहीं सकते, तो आप उसको जस्ट प्लग इट करके और आप उसको सुन सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कंसल्ट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।